हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज CS अनाली जालोका कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा वीडियो ब्लॉग वेकअप कॉल। आज हम बात करेंगे फार्मर्स एक्ट के बारे में, उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में। बीजेपी सरकार बोल रही है इट्स अ गेम चेंजर, वहीं विपक्ष बोल रहा है कि एकदम बकवास कानून है। बट यही काम है इन लोगों का। मान लीजिए अगर सेंटर में मेरी सरकार है तो मैं जो भी कानून बनाती हूँ या जो भी कानून में चेंज करती हूँ, मेरी सरकार मतलब मेरी पार्टी, उसके सारे नेताओं के लिए वो गेम चेंजर होगा और उसके सारे सपोर्टर्स भी बिना कुछ सोचे समझे उस कानून का सपोर्ट करेंगे। सेम लॉजिक विपक्षी पार्टी पर अप्लाई होता है। रूलिंग पार्टी जो कानून बनाती है या जो भी कानून चेंज करती है, विपक्षी पार्टी, उसके सारे नेता और उसके सारे सपोर्टर्स भी बिना कुछ सोचे समझे उस कानून के विरोध में खड़े हो जाते हैं। नेताओं और उनके सपोर्टर्स के पास फ्रीडम ही नहीं होता कि वो सही को सही और गलत को गलत बोल सके। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारा राइट है, प्लस हमारे पास फ्रीडम भी है कि हम अपना दिमाग लगाएं और सही को सही और गलत को गलत बोल सकें। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैंने न्यू फार्मर्स एक्ट 2020 प्लस जो करंट सिस्टम चल रहा है दोनों एक्सप्लेन करे हैं, ताकि हम देख सके कि न्यू फार्मर एक्ट 2020 से किसानों को क्या नया मिला है और क्या उनके पास पहले से था। अब हम बात करेंगे करंट सिस्टम की, जिसमें कोई भी किसान अपनी फसल 3 तरह से बेच सकता है। पहला है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में किसान बिना किसी की हेल्प लिए अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी फसल अपनी जान पहचान के लोगों या किसी बड़े साहूकार को बेच सकता है। कुछ किसान डायरेक्ट कंज्यूमर को भी अपनी फसल बेच देते हैं। वो जो उगाते हैं मार्केट में ले जाके खड़े हो जाते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच देते हैं। बट ऐसा सिर्फ छोटे किसान कर सकते हैं। बड़े किसान जिनकी फसल क्विंटल्स में होती है वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी फसल को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज या वेयरहाउस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो किसी किसान के पास नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है एपीएमसी मंडी। एपीएमसी मंडी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। स्टेट गवर्नमेंट एपीएमसी मंडी में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक केयर करती है। किसान को बस ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाकर अपनी फसल एपीएमसी मंडी तक ले जानी पड़ती है। जब किसान एपीएमसी मंडी पहुंचता है तो वहां उसे मिलते हैं कमीशन एजेंट, जिनके बिना वो अपनी फसल वहां नहीं बेच सकता, क्योंकि फसल की लोडिंग, अनलोडिंग, उसके वेयरहाउस या फिर कोल्ड स्टोरेज की जरूरतें और बिडिंग प्रोसेस, ये सब एक कमीशन एजेंट देखता है। अब कमीशन एजेंट का काम ये होता है कि वो किसान की फसल को सही रेट पे मार्केट में बेचे और अपना कमीशन ले ले। बट कमीशन एजेंट करते क्या है, वो खुद किसान से उनकी सारी फसल खरीद लेते हैं और बाद में डबल या ट्रिपल रेट में उसे एपीएमसी मंडी में बेच देते हैं। और अगर कोई किसान उसे ऐसा करने नहीं देता या अपनी फसल कमीशन एजेंट को नहीं बेचता, तो कमीशन एजेंट एपीएमसी मंडी में उस किसान का ट्रक अनलोड ही नहीं होने देते। अब जब एपीएमसी मंडी का सिस्टम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब सरकार लाई एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसान को उसकी फसल का सही रेट लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा, एपीएमसी मंडी में भी नहीं मिल रहा, तो वो एमएसपी पर अपनी सारी फसल सरकार को बेच सकती है। इससे भी किसानों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। पहली तो एमएसपी में सारी क्रॉप्स इंक्लूड नहीं होती, कुछ लिमिटेड क्रॉप्स हैं जिन पे सरकार एमएसपी बताती है या एमएसपी डिसाइड करती है। दूसरी बात, जो लोकल साहूकार थे, जो छोटे किसानों से सामान खरीदा करते थे, वो भी अब एमएसपी पे ही चीजें खरीदने लग गए, क्रॉप्स खरीदने लग गए। तीसरी चीज, जो एपीएमसी मंडी थी उनकी हालत तो और बेकार हो गई, क्योंकि एमएसपी वहां मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की तरह यूज होने लगा। उससे ज्यादा, एमएसपी से ज्यादा एपीएमसी मंडी में किसानों को मिलना ही बंद हो गया। एमएसपी गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि सरकार को एमएसपी पर क्रॉप्स खरीदनी पड़ती है और बाद में राशन में बहुत सस्ते दामों पर देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में गेहूं 19 रुपए 25 पैसे एमएसपी पर सरकार ने लिया और बाद में राशन पे 2 रुपए पर केजी देना पड़ा। गवर्नमेंट खुद बहुत बार बोल चुकी है कि एमएसपी एक बहुत बड़ा बर्डन है सरकारी खजाने पर, और मिनिमम रेट होने के बाद भी किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीदें एमएसपी से है। मैं कोई भी चीज लेने जाती हूँ मार्केट में तो वो मुझे एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे मिलती है, और किसानों को हमने दिया एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत कुछ बोला जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से किसानों की हालत पर। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस कृषि और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे होना चाहिए और सबसे ज्यादा इनकम भी किसानों की होनी चाहिए। बट ऐसा है नहीं। हमारा किसान, भारत देश का किसान, सुसाइड करने के लिए मजबूर है, दिल्ली की सर्दी में सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है। हम बड़े बड़े स्टैच्यू बना देते हैं, बट एग्रीकल्चर जो जीडीपी में भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसके डेवलपमेंट के लिए कोई प्लानिंग कुछ नहीं करते, ना ही किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं।
जब से हम आजाद हुए हैं तब से अब तक एक किसान की इनकम 21% बढ़ी है। मतलब अगर आजादी के टाइम कोई किसान 100 रुपए कमा रहा था तो अब वो 121 रुपए कमाने लग गया। वहीं एक एमपी की इनकम 280% तक बढ़ गई। मतलब अगर कोई एमपी 100 रुपए कमा रहा था तो अब वो 380 रुपए कमा रहा है। एक एमपी की मिनिमम सीटीसी 40 लाख पड़ती है सरकारी खजाने को। और जितना सब्सिडी रेट पर खाना सरकारी कैंटीन्स में मिलता है नेताओं को, उतना कहीं और किसी को नहीं मिलता। और लाखों में सैलरी कमाने वाले नेताओं को उसकी जरूरत तक नहीं है। पहला है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। एज अ नेम सजेस्टेड, ये कोई नया बिल नहीं है। 1955 में ये आया था और अब इसमें कुछ अमेंडमेंट और चेंजेस किए गए हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि 1955 में ये बिल आया ही क्यों था। ये बिल लाया गया था ब्लैक मार्केटिंग, स्टॉक होल्डिंग और हिंदी में कहूँ तो भरण को रोकने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस बिल या अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी स्टॉक होल्डिंग या भरण इनलीगल है। अब एसेंशियल कमोडिटीज की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, तो गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालती है एसेंशियल कमोडिटीज के लिए और एसेंशियल कमोडिटीज को डिफाइन करती है। गवर्नमेंट मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में चीजें ऐड करती रहती है और डिलीट करती रहती है। जैसे कोरोना के टाइम पे हैंड सैनिटाइजर और मास्क इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया था और अब उसे डिलीट कर दिया गया है। अब जो भी आइटम इस लिस्ट में होते हैं आप उनकी स्टॉक होल्डिंग या भरण नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल होगी। ये एक बहुत ही बढ़िया कानून था जो एसेंशियल आइटम्स और नेसेसरी आइटम्स जैसे दाल, चावल, आलू, प्याज, गेहूं, इन सब की ब्लैक मार्केटिंग को इनलीगल करता है। ये स्टॉक होल्डिंग डिमांड सप्लाई रूल पे काम करती है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक मंडी है जिसमें कुछ लोगों ने साठ गांठ करके सारे प्याज को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मार्केट में या उस एरिया में प्याज की डिमांड तो है बट सप्लाई निल है क्योंकि सारा प्याज कुछ लोगों ने स्टोर कर रखा है। अब जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आएगी और प्याज नहीं मिलेगा तो जिन लोगों ने प्याज स्टोर किया है वो अपने मनचाहे दामों पर उस प्याज को मार्केट पे उतार सकते हैं। इस चीज को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया और इससे ये चीजें इलीगल हो गई। न्यू एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 में गवर्नमेंट ने आलू, प्याज, दाल, चावल, ऑयल और कुछ और क्रॉप्स एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से रिमूव कर दिया है और कहा है ये तभी ऐड करेंगे जब कोई वॉर की सिचुएशन होगी या कोई प्राकृतिक आपदा होगी। मतलब अब स्टॉक होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग लीगल है। इससे किसानों को क्या फायदा होगा, मोदी गवर्नमेंट ने क्या तर्क दिया है इसके लिए, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। बट एक आम नागरिक की जेब पर इसका बर्डन जरूर पड़ेगा क्योंकि इन चीजों के रेट बढ़ जाएंगे। अब मोदी सरकार बोल रही है कि इसका सीधा फायदा किसानों को होगा क्योंकि किसानों को उनकी फसल के सही रेट नहीं मिल रहे तो वो अपनी फसल को स्टोर कर ले और जब मार्केट में सही डिमांड क्रिएट हो जाए तो अपने मनचाहे दामों पर उसे मार्केट में बेच दे। बट आप मुझे खुद बताइए, क्या हमारे देश के किसान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वो स्टॉक होल्डिंग या स्टोरेज कर ले? जो किसान खुद कच्चे में रहता है वो कैसे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बनाएगा स्टॉक होल्डिंग करने के लिए? ये इतनी सी बात मुझे ये एक्ट पढ़ते ही समझ आ गई, बट जिस सरकार ने ये बिल बनाया है उसे ये समझ नहीं आई। और ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि इसका सीधा फायदा किसे होने वाला है। ये इतनी सी बात बिल पढ़ते ही मुझे समझ आ गई, बट हमारी सरकार को समझ नहीं आई। इसका फायदा किसे जाएगा, इसका फायदा किसे होगा, ये मुझे भी पता है और आपको भी। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि इस एक्ट से किसानों को कोई भी फायदा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और द कमेंट बॉक्स इज स्पेशली ओपन फॉर ऑल बीजेपी सपोर्टर्स। सेकेंड बिल है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें मोदी सरकार बोल रही है कि किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बिल आए ही क्यों है। अभी भी बहुत सारे किसान एपीएमसी मंडी के बाहर ही अपनी फसल बेचते हैं। ये बिल तब सही होता जब एपीएमसी मंडी में फसल बेचना मैंडेटरी होता। इससे गवर्नमेंट ये बोल रही है मोदी सरकार बोल रही है कि इससे कमीशन एजेंट जो एपीएमसी मंडी को कंट्रोल किए हुए हैं वो सुधर जाएंगे क्योंकि किसान अपनी फसल कहीं और भी बेच सकता है। इसमें एक फायदा जरूर दिखा मुझे,
किसानों के लिए, जैसा मैंने पहले बताया कि एपीएमसी मंडी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। तो अगर यूपी का किसान कुछ फसल उगाता है तो वो सिर्फ यूपी की एपीएमसी मंडी में अपनी फसल बेच सकता था। बट अब इस कानून के आ जाने से वो किसी भी स्टेट में अपनी फसल बेच सकता है। तो जैसे यूपी का किसान हरियाणा के बॉर्डर पे रहता है तो वो अपनी फसल हरियाणा की एपीएमसी मंडी में भी बेच सकता है। इसके अलावा कुछ नया नहीं मिला इस बिल में मुझे किसानों के लिए। अगर आपको कुछ और लगता है, इस बिल से कोई और फायदा मिलता है किसानों को, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थर्ड है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और प्राइस बिफोर फार्मिंग की बात की गई है। इसमें मार्केट के कुछ बिग प्लेयर्स जैसे हल्दीराम, लेस, पतंजलि या फिर पार्ले जी अपने जरूरत की फसलों की खेती पहले से ही प्राइस फिक्स करके किसानों से करवा सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा नमकीन मैन्युफैक्चरर है और उसे बेसन चाहिए नमकीन बनाने के लिए, तो वो एक गांव के सभी खेतों में चने की दाल की खेती करवा लेगा और पहले से प्राइस फिक्स कर देगा। ये एक अच्छा कानून है और इससे किसानों को सही रेट मिलेगा अगर चीजें सही चलती हैं तो। क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे कितना सक्सेसफुल है ये देखने वाली बात है। इसमें भी कुछ लूपहोल्स हैं जो मुझे लगे। इसका फर्स्ट लूपहोल ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसान और कंपनी के बीच में, ये मंडी के अधिकारी की देखरेख में होगा। अब अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसान या फिर कंपनी के बीच में, तो मंडी का अधिकारी ही फाइनल डिसीजन लेगा। अब अगर मंडी का अधिकारी को कोई भी पर्सनल बेनिफिट मिलते हैं कंपनी की तरफ से, तो सारे फैसले कंपनी के हक में चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये गांव के मुखिया की देखरेख में होना चाहिए था, क्योंकि गांव के सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और उन्हें अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी होती है। तो जो मुखिया है वो किसानों के हक में या एक सही फैसला ले पाएगा। दूसरा लूपहोल मुझे ये लगता है कि ये जो बिग ब्रांड्स होते हैं इनका क्वालिटी चेक प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों लेस के हर एक पैकेट में एक जैसे चिप्स निकलते हैं? क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल है, जितने भी आइटम्स एक चिप्स बनाने में लगते हैं, वो सारे क्वालिटी चेक प्रोसेस से होके निकलते हैं और फाइनल प्रोडक्ट भी क्वालिटी चेक से ही निकलता है, क्वालिटी चेक के प्रोसेस से निकलता है। अब अगर किसान ने जो आलू उगाया लेस के लिए वो उनके क्वालिटी चेक में फेल हो गया, तब क्या होगा? ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी किसान और कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब गवर्नमेंट का एंगल साफ है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा और उन्हें अब उनकी फसल के सही रेट मिलेंगे। बट फिर भी क्यों किसान इस कानून के अगेंस्ट खड़ा है और इसका विरोध कर रहा है? क्योंकि किसानों को लगता है कि बड़ी कंपनियों से रेट फिक्स करवा के सरकार एमएसपी से बचना चाहती है। धीरे धीरे जब बड़ी कंपनियां रेट फिक्स करेंगी, शुरू शुरू में तो वो ज्यादा करेंगी, बट जब किसान एमएसपी से हट जाएगा तो सरकार एमएसपी देना बंद कर देगी और फिर बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी। जहां तक मुझे समझ आया, जब गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है फसल की तो उसे एमएसपी कहते हैं, और अगर कोई बड़ी कंपनी रेट फिक्स कर देती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक किसान हूं और मैंने गेहूं की खेती करी। उस टाइम एमएसपी 19 रुपए थी, पर जब मैंने कटाई करी तो मार्केट का रेट 25 रुपए था, 25 रुपए प्रति किलो, पर एमएसपी 19 रुपए ही है। तो मैंने मार्केट में जाके अपनी सारी फसल बेच दी। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये ऑप्शन किसान के पास नहीं होगा। अगर रेट गिरेगा तो भी किसान को उसी रेट पे देना पड़ेगा, और अगर रेट बढ़ेगा तो भी किसान को उसी रेट पे अपनी फसल सारी कंपनी को बेचनी पड़ेगी। तो ऐसे देखा जाए तो कुछ नया नहीं मिला किसान को। एमएसपी से तो पहले से ही किसान की फसल सिक्योर थी। और सरकार को अपनी छवि सुधारे रखने के लिए हर साल एमएसपी का रेट बढ़ाना पड़ता है। जैसे पिछले साल गेहूं का रेट 19 रुपए 25 पैसे था जो प्रति किलो, जो बढ़कर 19 रुपए 75 पैसे हुआ है इस साल 2021 में। मतलब हर क्विंटल पे 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब आप खुद सोच के मुझे बताइए कि ऐसा क्या गेम चेंज कर देंगे ये तीनों कानून। एमएसपी से बचने के लिए और स्टॉक होल्डिंग को लीगल करने के लिए जून में जब कोरोना और लॉकडाउन चल रहा था तब ऑर्डिनेंस की तरह पास कर दिए सरकार ने ये तीनों बिल। मुझे तो इसमें 2-3 चीजों को छोड़कर और कोई नई चीज नहीं दिखती किसानों के लिए। अगर आपके व्यूज मेरे से अलग हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे व्यूज से सहमत करते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वेकअप कॉल।
अब आप खुद सोच के मुझे बताइए कि ऐसा क्या गेम चेंज कर देंगे ये तीनों कानून। एमएसपी से बचने के लिए और स्टॉक होल्डिंग को लीगल करने के लिए जून 2020 में लॉकडाउन और कोरोना के टाइम पे एज अ ऑर्डिनेंस ले आई ये तीनों बिल सरकार। दो तीन चीजों को छोड़कर मुझे कोई फायदा नहीं दिखता इसमें किसानों का। अगर आपके व्यूज मुझसे अलग हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर करें, और अगर आप मेरी बात से सहमत करते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वेकअप कॉल।